उसके बाद अब आते हैं कि प्रोसेस और प्रोसीजर क्या आना चाहिए। लाइक सपोज कि मैं एक बैचलर स्टूडेंट हूँ, और मतलब मैं एक स्टूडेंट हूँ और बैचलर्स के लिए जर्मनी आना चाह रहा हूँ। तो आप मुझे एक स्क्रैच से बताएं कि मैंने क्या क्या स्टेप लेने हैं, किस किस तरह स्टेप लेने हैं, मतलब जैसे आप मुझे समझा रहे हैं ताकि ऑडियंस को बिल्कुल आसानी से ना क्लियरली समझ आ जाए। बिल्कुल। तो अब मैं आपको पहले स्टार्ट करता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने 2 सेमेस्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है ना, 2 सेमेस्टर पढ़ के आना है। तो उनके लिए ये होगा कि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होना, आप आइल्स कर, ठीक है। आपने इन एडवांस 8 से 10 महीने एडवांस चल रहा है हर चीज, ठीक है। ठीक है। ये जर्मनी है, ये जर्मनी की ब्यूरोक्रेसी इतना टाइम लेती है ना चीजें करने में कि आप ख्वार हो जाओगे। तो आपने उनसे ज्यादा अगर उनको माइंड में रखते हुए आपने 8 से 10 महीने एडवांस चलना है। अगर आपने सितंबर अक्टूबर में अप्लाई का प्लान करना है, जनवरी में आपके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, क्योंकि अगर तो आपने टाइम अगर आपने जो है ना उसको प्रॉपरली आप मैनेज नहीं किया तो आप फंस जाओगे। आपके पास टाइम पे पहुंच नहीं पाओगे, वीजा आगे पीछे हो जाएगा, एडमिशन डेडलाइंस निकल जाएंगी, लास्ट मोमेंट पे आप बहुत चीजें कर रहे होगे। तो ठीक है। प्लान 6 to 5 months, और मेरा तो मशवरा ये होगा 10 महीने पहले सब चीजें रेडी करके रखो, ठीक है। तो आइल्स कर लो। आइल्स ऑब्वियसली हमने भी डिस्कस किया, एटलीस्ट ओवरऑल 6 बैंड चाहिए, और 6 बैंड एडमिशन हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली जितने अच्छे होंगे उतना अच्छा यूनिवर्सिटी में रहेंगे, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। सही है। प्रेफरेंस मिलती है। तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप अच्छा प्रिपेयर करो, ठीक है। सही है। क्योंकि आइल्स मुझे नहीं लगता लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हवा होता है कि यार पता नहीं आइल्स है क्या करेंगे। कुछ भी नहीं होता, सिंपल एक टेस्ट होता है, आपका कोई मसला नहीं है। अगर आप आइल्स नहीं कर सकते तो आपको मेरे ख्याल से नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप फिर स्टडी भी नहीं कर सकोगे ना। हाँ, क्योंकि अगर आप एक छोटा सा स्टेप नहीं ले सकते तो आप एक बड़ा स्टेप कैसे लोगे। सही। अगर आप घर से निकल के टेस्ट नहीं देने के लिए आप विलिंग हो रहे हैं, आपके पास हिम्मत नहीं आ रही, तो आप एक मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क में कैसे आओगे। तो आइल्स करो अच्छा सा प्रिपेयर करके, और उसके बाद मतलब लेट से 6 महीने पहले आइल्स कर ले बस, हाँ? कर लो, ठीक है। क्योंकि वो आइल्स की जब आप आइल्स करना, क्योंकि प्रिपरेशन करनी है, उसके बाद फिर आपने आइल्स टेस्ट की अपॉइंटमेंट्स लेनी है। वो अपॉइंटमेंट्स, हाँ, वो अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर उसका रिजल्ट आने में फिर अब टू बी ऑन द सेफ साइड, अल्लाह ना करे अगर किसी में बैंड कम आ गए या बिलो द एक्सपेक्टेशन आ गए, अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन कोई रिजल्ट आ गया, तो आपके पास दूसरा अटेम्प्ट करने का टाइम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आइल्स हो गया। बिल्कुल बैकअप पे टाइम रखो। उसके बाद फिर आपने जनवरी मार्च अप्रैल में ना एडमिशन ओपन हो जाती, ठीक है। ठीक है। आप हर यूनिवर्सिटी के पहले दिन एडमिशन पे ही अप्लाई करो। मेरा सही है। आगे शुरू में अप्लाई करो, बहुत अच्छा रहेगा, आप बहुत सेफ हो जाओगे चीजों से। कुछ यूनिवर्सिटी होती है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। अप्लाई करोगे तो पहले एडमिशन मिल जाएगा। तो आप कह रहे हो कि फरवरी मार्च में एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं ना? हाँ, मार्च अप्रैल में, अराउंड मार्च लेट से मार्च अप्रैल में हो जाते हैं, तो आपको ये डेडलाइन बनानी है कि आपके फरवरी तक, आप फरवरी के एंड तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। बिल्कुल। तो अब आप एक पेपर पे लिखो कि मैंने ये यूनिवर्सिटी अप्लाई करनी है, ये इसकी स्टार्टिंग डेट है, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद आप सिंपली जो है ना अपने फेब तक डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो, क्योंकि बैचलर के लिए सिर्फ विंटर इनटेक है, समर इनटेक में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। तो और सही है। यही होगा कि आपने, क्योंकि आपको फिर यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन नहीं है, तो आपको ऑब्वियसली विंटर में ही अप्लाई करना पड़ेगा। मास्टर्स की तरह नहीं है कि आपके पास अर्ली इनटेक होगी आप उसमें अप्लाई कर सकोगे। तो आपके पास एक चांस है साल का, उसके बाद साल जाया है। अब इसमें एडमिशन अप्लाई हो जाते हैं अराउंड जुलाई, 15 जुलाई को एडमिशन खत्म हो जाते हैं सब यूनिवर्सिटीज की, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज है जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड है, वो तो रोलिंग एडमिशन है, वो देते रहते हैं। मतलब एडमिशन दे देना है जब आपने अप्लाई करना, महीने 15 दिन 20 दिन बाद। कुछ वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है, पब्लिक होती है? वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी। अच्छा। हाँ जी। तो ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी के थ्रू है उसमें 3 महीने लगाने हैं सारा प्रोसेस करने में यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। और जो डायरेक्ट एडमिशन लेती हैं उन्होंने, कोई यूनिवर्सिटी 20 दिन लगाती है, कोई महीना लगाती है, कोई 1.5 महीना लगाती है। तो आपने अपने उस हिसाब से प्लान करना है। अब इसमें फिर आ जाता है आपका वीजा का काम। वीजा कराची वालों के लिए अलग है, यानी बलूचिस्तान और सिंध के लिए अलग काम है, इस्लामाबाद के लिए अलग है।
सही। ठीक है, कराची वालों के लिए सिंपल यही है कि आपका जिस दिन एडमिशन लेटर आया है, आपने अपॉइंटमेंट खोलनी है, वेबसाइट आपने अपॉइंटमेंट देखनी है, जो अच्छी अवेलेबल है आपने वो बुक करनी है, अपनी डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आपने चले जाना है। अच्छा, वो एडमिशन आने से पहले नहीं कर सकते? तो वो आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लो। अगर आप इतना श्योर हो कि आपका एडमिशन आ जाएगा तो भी आपको अपनी फाइल रेडी करके रखनी चाहिए आपको, और आप अपॉइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हो फिर? अपॉइंटमेंट भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जर्मनी ऐसा है कि वो बहुत अनसर्टन है। आपको अभी सुबह भी आपको यकीन नहीं होगा कि मेरा शाम में एडमिशन आ रहा है, तो कुछ पता नहीं होता। आप ये होता है, बंदा सो के उठता है, ईमेल आई होती है, वो एडमिशन हो गया। तो ये नहीं होगा क्योंकि कनाडा की तरह नहीं है कि उन्होंने ये डेट दे दिया कि इस डेट को हमने एडमिशन सबके रोल आउट करने, ऐसे नहीं होगा। सबका डिफरेंट होता है। तो आप रिकमेंडेड यही है कि आपका एडमिशन लेटर आ जाए, उसके बाद ही आप अपॉइंटमेंट अप्लाई फिर इस्लामाबाद वाले जो बदकिस्मत लोग हैं जहाँ और के बदकिस्मत लोग जिनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, उनके लिए ये होता है कि हमारे लिए एक तो ये चीजें बहुत मुश्किल हैं। मास्टर्स वालों को 6-7 महीने साल लग जाता है अपॉइंटमेंट लेने में, तो बैचलर्स वालों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। ये लक पे डिपेंड करता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरे कजन को एक दिन में मिल गई थी और हाँ जी, एक दिन में अभी भी। तो उसके तो हाथ चूमने जाए यार। बिल्कुल, उसकी बहुत किस्मत अच्छी है, उसका लक अच्छा है। उसके पास एडमिशन नहीं था और अपॉइंटमेंट थी। फिर मैंने यूनिवर्सिटी को फोन की, मैंने यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट की कि यार प्लीज उसको जरूरत है। हमने ईमेल्स की, जो उन्होंने हमें एडमिशन रोल आउट कर दिया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता। तो आपको ऐसे होगा कि जिस दिन अपॉइंटमेंट खुलती है, कुछ डेट्स एम्बेसी वेबसाइट पे दे देती है कि जी हमने फॉर एग्जांपल 22 मई को खोलनी है अपॉइंटमेंट, तो आप उसी दिन बुक कर लो ताकि आपका कुछ पहले बच्चों में अपॉइंटमेंट हो तो आपके 6 महीने में अपॉइंटमेंट आ जाए। ठीक है, सही है। हाँ, यूनिवर्सिटी इधर इतनी अच्छी है, लीनियंट है, वो आपको लेटर बना के दे देती है कि हम इस बच्चे को सेमेस्टर ऑनलाइन अलाउ कर रही है, ऑनलाइन पढ़ सकता है। आपको लेटर बना के दे देंगे एम्बेसी के लिए कि भाई ये एम्बेसी में शो कर देना, एम्बेसी को भी कोई मसला नहीं होगा। इस तरह करके आपने अपना वीजा प्रोसेस करना है। मतलब आप इन दैट केस बता रहे हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपका वीजा अपॉइंटमेंट देर में आएगी, आपका सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद आएगी, अब आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप मुझे ये लेटर बना के भेजें कि मैं एक सेमेस्टर ऑनलाइन ले सकता हूँ, ताकि एम्बेसी ये ऑब्जेक्शन ना लगाए कि आपका तो सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है, तो अब आप वीजा लेके क्या करोगे, आपकी जो स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, मतलब ट्रेन तो आपकी छूट चुकी है। बिल्कुल, ट्रेन तो छूट, ऐसा नहीं है। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज 1-1 साल तक अलाउ करती हैं बच्चों को। सही है। आप खुद मेरे ख्याल में बता रहे थे आपका भी खुद 10 महीने बाद क्लासेस स्टार्ट होने के आया था। मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम हो गए थे, उसके 2 महीने बाद मैं इधर आया था। तो सही है, यूनिवर्सिटी ने मुझे लेटर बना दिया था। यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है, आप उनसे कम्युनिकेट करो। किसी और से पूछ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन मेरे से आप पूछोगे तो मुझे शायद किसी एक यूनिवर्सिटी के ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं बताओगे, पर उनको ईमेल कर लो, कॉल कर लो कोर्स कोऑर्डिनेटर। हर यूनिवर्सिटी का आई थिंक इंटरनेशनल ऑफिस होता है, वो सारे इंग्लिश में बात करते हैं, आपको ईमेल पे भी जवाब देंगे, आपको कॉल पे भी जवाब देंगे। यहाँ पे ये नहीं होता पाकिस्तानी वेबसाइट की तरह की वेबसाइट पे बस ईमेल मेंशन है, उस पर आप ईमेल करो तो या तो फेलियर का रिस्पॉन्स आएगा कि फेलियर हो गया ये ईमेल, या वहां से जवाब ही कभी नहीं आता। बिल्कुल, तो अगर आप इतना खर्चा कर रहे हो तो 100 रुपए का बैलेंस करते हुए कोई मसला नहीं होगा, या एक ईमेल लिखते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप उनको फोन करो। और मेरे हिसाब से मैंने तो सारी कम्युनिकेशन ईमेल पे करी थी। क्योंकि मेरे पास टाइम था। मैंने मैंने आप तो 6-7 महीने बोल रहा हूँ, मैंने 1 साल पहले इन एडवांस मैंने सब चीजें स्टार्ट करी थी। जैसे आपका आइल्स हो गया, फाइनेंसेस अरेंज करना, फिर एक्सचेंजेस मैंने नजर में रखे हुए थे कि जब यूरो में मुझे पैसे चाहिए होंगे तो मैंने क्या करना है, कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग रेडी थी। बस यहाँ से मतलब आउटकम आना था, एडमिशन आना था, अकोमोडेशन तक मेरी मतलब काफी मैंने यूनिवर्सिटी जिन में अप्लाई किया हुआ था, उन यूनिवर्सिटी से मैंने वेबसाइट से उनकी अकोमोडेशन की कॉन्टेक्ट्स तक निकाल के रखे थे। लिंक पे मैंने ईमेल करना है अगर मेरा एडमिशन किस यूनिवर्सिटी से आता है तो। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये आपको, अब क्योंकि जर्मनी है, बहुत अनसर्टन चीजें होती हैं, तो आपको हमेशा बिल्कुल आप इनसे 5-6 महीने एडवांस चलना चाहिए। बिल्कुल। और ईमेल पे एक और चीज होती है कि ईमेल पे ये जब रिटर्न में दे रहे होते हैं ना, वो बड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मे बी पॉसिबल, लेट्स से कि 100 में से 10% चांस है कि कॉल पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको कुछ स्लाइडली इधर उधर हो जाए, या आपको समझने में, क्योंकि उस वक्त आप नए इंग्लिश लोगों से, मेरे हिसाब से तो ज्यादातर स्टूडेंट जो बैचलर्स के लिए आ रहे होंगे,
वो नए नए नेटिव इंग्लिश स्पीकर से वो कम्युनिकेट करेंगे तो आपके समझने में कुछ गलत हो सकता है या आपके सवाल करने में कुछ गलत हो सकता है, तो वो जवाब किसी और चीज का दे रहे हैं। तो अगर वो रिटर्न में होता है तो आप बार बार उसको ट्रांसलेट करके भी देख सकते हो, आपके पास बिल्कुल ऑथेंटिक एक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा हो आप किसी और से पूछ सकते हो। तो आई थिंक ईमेल जो है ना बड़ा बेस्ट होता है। वो कॉल पे तो 1-2 मिनट के अंदर आप उनको ये भी नहीं कह सकते सॉरी मैं समझा नहीं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, ऐसा ना मैं कुछ नहीं कह रहे। तो आई थिंक ईमेल इज द बेस्ट। तो ईमेल बेस्ट है। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा था, मेरा थोड़ा दिमाग जो है ना उस टाइम पाकिस्तानी था, तो मैं फोन उठाता था और मैं उनको फोन कर लेता था। सही है। और जिस तरह बंदे को इजी लगता है वैसे उसको करना चाहिए, लेकिन किसी को किसी और से पूछने की बजाय ना यूनिवर्सिटी से पूछना मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतरीन है वो। क्योंकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप बता रहे हो उसी तरह भाई आप उनको कॉल करोगे ईमेल करोगे वो भी बताएंगे, वो भी उनका काम ही यही है, उनका काम ही यही है ना, उन्होंने रखा ही इसलिए स्टूडेंट सर्विस वाले हैं ही ये इसी काम के लिए। ठीक है। उसके बाद बासन, इसके बाद आपका वीजा प्रोसेस है। तो वीजा प्रोसेस आज जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाते हो ना, इंटरव्यू देने के 1 महीने। अच्छा अपॉइंटमेंट कितने टाइम में मिली थी आपको? मुझे मिली थी जिस टाइम मैंने अप्लाई की थी ना, उससे पहले बच्चों को 2-2 महीने में अपॉइंटमेंट आ रही थी, लेकिन मुझे आई थी 4.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट। ठीक है। और 4.5 महीने बाद अपॉइंटमेंट आई थी कब की? मैंने अप्लाई की थी 21 अगस्त 2021 को, और मुझे अपॉइंटमेंट की जो ईमेल आई थी वो 15 अगस्त को आई थी, और मैंने 15 दिन बाद जाना था। 15 दिसंबर को सॉरी 15 दिसंबर को सही 15 दिसंबर 2021 को मेरी ईमेल आई थी कंफर्मेशन, और मेरी अपॉइंटमेंट थी 29 दिसंबर 2021। ठीक है। तो इस तरह फिर 31 दिन बाद मेरा वीजा हो गया था। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिस नहीं है, आपने कोशिश करनी है अपनी फाइल पूरी प्रिपेयर करके जाओ, कोई डॉक्यूमेंट मिस ना करो। अगर आपके चाचू हैं तो FRC लेके जाओ, अगर आपके अब्बू हैं तो उनकी सैलरी स्लिप्स, उनका बिजनेस का कोई चीज मिस करने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्यूमेंट मिस 15 दिन का वीजा डिले हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर वो रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप उनको देने जाओगे, और डॉक्यूमेंट सबमिशन का डे भी अलग ही होता है, कोई हफ्ते में 1-2 दफा ही वो डे आता है, उसने उस टाइमिंग में आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। तो ये भी अब वो आपको कॉल करते हैं, कभी आपसे कॉल मिस हो जाए कि भाई आपका ये डॉक्यूमेंट मिस है, तो हमेशा जो एम्बेसी की वेबसाइट पे डॉक्यूमेंट लिखे हैं वो लेके जाओ। मुझे याद है मेरी कॉल भी हुई थी, सुबह सुबह इन्होंने कॉल कर दी थी, और मैं क्योंकि उस वक्त US फॉर्म में काम कर रहा था, तो हमारा पाकिस्तान में वो आउटसोर्स उनके ऑपरेशंस थे, तो मैं उसमें काम करता हूँ, मैं रात में काम करता हूँ, सुबह सो जाता था मैं। तो एक दिन सुबह उठा, वैसे ही मैं मुझे वीजे का ये था कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा ना, मुझे उस वक्त वो कुछ और फैक्टर्स हैं, वो बड़ी डिटेल में लेंदी चली जाएगी वीडियो। एंड मुझे था कि समझो 90% मुझे था मेरा वीजा रिजेक्ट है। और सुबह एक दिन कॉल आई हुई थी उनकी, और मैंने कॉल देखी, मैं चेन हो गया कि यार कॉल मैंने मिस कैसे कर दी। पता तो चले ऐसा नहीं हो कि उन्होंने कोई चीज मांगी हो, जो भी ऑब्जेक्शन था उसको क्लियरिफिकेशन करने के लिए उन्होंने कोई चीज मांगी हो, और मैंने कॉल नहीं उठाई, तो अब वो वीजा मेरा रिजेक्ट ना करने है, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। तो ये भी बड़ा होता है। सही। तो फाइल हमेशा प्रिपेयर करके रखो। ऑब्वियसली कुछ बच्चे होते हैं उनके लिए ब्लॉक ऑर्डर फौरन अरेंज करना मुश्किल होता है, तो एम्बेसी 15 दिन का टाइम देती है, आप उसके अंदर उसको सबमिट कर सकते हैं। तो मेन आपके जो मेन डॉक्यूमेंट्स है ना, जो आपके हाथ में है, वो आप प्लीज प्रिपेयर करो ताकि आपका कोई चीज मिस ना हो। अच्छा, उसमें संसदी से कौन से डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं? उसमें आपकी जो HEC की अटेस्टेशन है, IBCC की अटेस्टेशन है, वो प्लीज करवाओ। वो तो शुरू से ही काफी पहले से आपने, मतलब जब आप अप्लाई करना शुरू करें तो मेरे हिसाब से तभी करवा लेनी चाहिए, करवा लेनी चाहिए। उसके बाद अपने जो अब्बू की बैंक स्टेटमेंट है इस्लामाबाद वालों के लिए, वो रेडी करने की ट्राई करो जल्दी। फिर अपना अगर आपका कोई अब्बू का वो पे रोल पे नहीं है, वो उनका बिजनेस है, तो उनका बिजनेस रजिस्टर होना चाहिए, उसका टैक्स पे होना चाहिए। टैक्स पे, हाँ बिल्कुल। उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा के रखो। अगर तो आपका अब पे रोल पे है तो आप उनकी सैलरी स्लिप्स लेके रखो। कोई अगर आपको बाहर से स्पॉन्सर कर रहा है तो उससे उसके फाइनेंस जो है ना, फाइनेंस की डिटेल लेके रखो, ताकि आपको मौके पे हड़बड़ी नहीं मचे, आपको आपके पास चीजें रेडी। बस ये टिप है, और ये चीज होनी चाहिए। और 31 दिन में आपका वीजा आ जाता है, और क्या कहते हैं 31-32 दिन लगते हैं। अब इन प्राइम टाइम आपको कोई इशू नहीं है। फिर वो आपको ईमेल करते हैं कि आप जो है हमें अपनी इंश्योरेंस और अपना टिकट जो है आप सबमिट करा दें। इस्लामाबाद में अलग केस है, आपने अच्छा जानी होती है, तो सही। कराची में आपने बाद में सबमिट करना है। इस्लामाबाद में टिकट मैंडेटरी नहीं है, आप
कोई मसला नहीं, आप टिकट नहीं भी सबमिट करोगे कोई इशू नहीं है। सिंपल आपने अपना इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस साथ लेके जाना है। और वो ये मतलब ब्लॉक अकाउंट आप करवाओगे लेट्स से कोरेकल से, तो वो ब्लॉक अकाउंट भी होगा, ट्रैवल इंश्योरेंस भी होगा, वहाँ की इंश्योरेंस भी होगी, वो उसी के साथ हो जाएगा आपका। और उसके बाद आपने अप्लाई करने के लिए रेडी बना। वैसे मेरे ख्याल में मेन डॉक्यूमेंट जो मुझे जो है कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन होता है, जो मोटिवेशन लेटर होता है, उसके साथ आपका एडमिशन लेटर सबसे मेन होता है, आपकी डिग्रीज होती हैं वो अटेस्ट होनी चाहिए, और मार्कशीट्स हो गई चाहे उसके साथ। और मेरा तो केस ही हुआ था, मेरे नाम में थोड़ा डिफरेंस था, तो मैंने तो अपने हर सेमेस्टर की, फिर उन्होंने आ रहा कि मुझसे लॉयर फीस मांगी थी कि आपकी डिग्री वेरीफाई होगी, क्योंकि मेरे नाम में डिफरेंस आ रहा था। तो डिग्री वेरिफिकेशन की उन्होंने मुझसे लॉयर फीस मांगी 50,000 रुपए ना। तो मैं गया और फिर मैंने यूनिवर्सिटी से, तो खुद ही से ना, मैंने कहा ये 50, क्योंकि मैंने खुद कमाए नहीं थे ना 50,000 रुपए, मैं कहा ये भी बच जाए तो क्या ही बात है यार। वो कहा मैंने 50,000 रुपए तो निकाले बैंक से, और उसके साथ साथ मैंने यूनिवर्सिटी से लेटर निकलवाया, और उसमें अपना उस लेटर में मैंने अपना CNIC मेंशन करवाया कि भाई ये बंदा है इस नाम का, और इसका CNIC नंबर ये, इसका पासपोर्ट नंबर ये, इसने हमारे पास ही ये डिग्री कंप्लीट करी है। और उसके साथ फिर मैंने अब हर सेमेस्टर की जो सेमेस्टर फी थी जो मैंने पे की थी, उसकी स्लिप्स मेरे पास रखी हुई थी। हर सेमेस्टर की जो एग्जामिनेशन फी मैंने पे की थी वो मेरे पास रखी हुई थी, वो स्लिप्स सारी थी मेरे पास, वो मैंने सबमिट। उसके साथ मैंने आपका जो एडमिट कार्ड मिलता है हर सेमेस्टर के एग्जाम में बैठने के लिए, वो मेरे पास था, वो मैंने मतलब सारे मैंने कोई उस वक्त तकरीबन 55 या 57 कुछ इस तरह की फोटोकॉपीज बनी थी सारे डॉक्यूमेंट्स की ना मेरे पास, कि भाई मैं हर तरीके से अपने पास से भी उनको प्रूफ करूं कि ये डिग्री मेरी है, मैंने। तो ये सारी जब मैंने जमा कराई, भाई कोई 1-1.5 हफ्ते बाद मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, और आपने जो लॉयर फी जमा कराई थी वो आप वापस की। तो अब आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए उसकी हमें अब जरूरत है नहीं लॉयर फीस की, लॉयर से वेरिफिकेशन करवाने की, क्योंकि यूनिवर्सिटी का लेटर और ये सारी चीजें मैंने बताई ना, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने कहा यार ये अगर 50,000 रुपये वापस मिलना किसी महकमे से, क्या बात है यार, क्या बात है। मतलब आपने जो चीजें कटी थी उसका आपको बेनिफिट हुआ। हाँ वो तो, और फिर ये भी हुआ कि यार किसी अच्छे मुल्क में जा रहे हो यार, वरना आप देखो ना कि हमें क्या है कि किसी के पास अगर पैसे चले गए वो आप भूल जाओ, वो चाहे 2 रुपए 10 रुपए या 10,000 रुपए, वो वापस आना भूल जाओ आप, वो वापस नहीं आते, वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उनको पता होता है यार इस बंदे ने तो दे दी, ये दे भी सकता है और देने के लिए राजी भी थे, इसीलिए उसने दे दिया 50,000 रुपए, वो कहीं ना कहीं और वो ये भी कर सकते नहीं होंगे वापस करेंगे। तो उससे एक श्योरिटी मुझे ये भी हो गई, मैंने कहा यार मतलब अब ये जब ये लॉयर फी वापस करना है, इट मीन मेरा वीजा अब पक गया। सही। अच्छा बासिम, फिर इसके बाद सिंपल आपका वीजा आ जाता है। और एक और चीज है, आप इस्लामाबाद में आपने मोटिवेशन लेटर खुद लिखना होता है, वो आपको ब्लैंक पेपर देता है, आपने उधर उसी वक्त लिखना होता है। वैसे तो खुद ही, हमें भी खुद ही लिखना होता है, लेकिन उसी वक्त लिखना होता है, उसी वक्त लिखना होता है। तो आप स्पॉन्टेनियस वो क्वेश्चन खुद लिख के देता है कि यार ये क्वेश्चन पे 3-4 पॉइंट्स देता हूँ। लेकिन क्वेश्चन यार वही 10-12 क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन करा के चल जाओ। हाँ बिल्कुल, वाली बात नहीं है, सिंपल। मतलब उसमें यही सबसे पहला तो ये होगा भाई क्यों जर्मनी जाना चाह रहे हो आप, क्यों जर्मनी जाना चाह रहे हो, तो वो, और उसके बाद आप ये यूनिवर्सिटी क्यों, या इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि लेटर ऑफ मोटिवेशन किस तरह आपने लिखना है अपना। बिल्कुल। तो ये 3-4 टॉप पॉइंट्स देता है, उस पर आप लिख दो और आपका सिंपल वो आपसे ले लेता है। तो ये वीजा। वैसे जर्मनी का जितना मैंने आज तक, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, ऑब्जर्वेशन है, ये है कि अगर आपका एडमिशन आ गया है तो इट मींस आप समझो 90% आपका वीजा है, बिल्कुल कहीं नहीं जाता। ब्लंडर नहीं किया बहुत बड़ा ब्लंडर कोई नहीं किया, या आपका किसी टेररिस्ट लिस्ट में नाम ना आ गया। उसके अलावा आपका वीजा नहीं रिजेक्ट होता, आप फाइल कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर फाइल कंप्लीट है, रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, एम्बेसी की जो वेबसाइट पर लिखी है, तो क्यों नहीं देंगे वो वीजा, उनको क्या मसला है, सबको वीजा मिलता है। जिनको नहीं मिलता उनका कोई सॉलिड रीजन होता है तो नहीं मिलता। कोई अबल IELTS 6 लिखा है और उन्हें बच्चा 5.5 ले गया और वो दोबारा विलिंग नहीं है सबमिट करने के लिए IELTS, तो सीरियस सी बात है, उसकी इंटेंशन ही नहीं है, वो इम्प्रूव ही नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है कि वो, और ये लोग देना भी चाहते हैं। मैंने देखा है अपने केस में, जैसे इनको कोई चीज चाहिए थी तो इन्होंने मुझसे मांगी, ऐसा नहीं जैसे यूएस का जो होता है, यूएस का ठक करके सर वो तो बैठे होते हैं, बहाना दो मुझे कोई, मैं आपका वीजा रिजेक्ट करूं,
बिल्कुल तो ये लोग मांगते हैं कई बार आपसे। हाँ, जैसे स्पाउस वीजा में होता है कि आपका A1 एक्सपायर हो चुका है, अब आप हमें दूसरा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें, तो उसके लिए टाइम देते हैं ये आपको। और इसी तरह और कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो ये आपसे मांगेंगे भी, मांगने के बाद आपको टाइम भी देंगे। बिल्कुल